हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट की जो 31 जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे पेपर 2 का क्लास 6 to 8 स्टैंडर्ड के, वो हम उसके आंसर जो हैं वो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। मीन्स अगर हमें अपने क्लासरूम को मीनिंगफुल बनाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हैं। इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस राइट हैं, हमें ABCD में से राइट बताना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशंस। तो ये पॉजिटिव है, हमें स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, उनके इमोशंस एंड मोटिवेशन को जो है रेगुलेट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। हमें बच्चों में कभी भी ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, फर्स्ट जो है राइट है। थर्ड ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमॉन्ग चिल्ड्रंस टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। मतलब हमें बच्चों को क्लासरूम में जो है बच्चों को डिस्कशन करने के लिए या डायलॉग बोलने के लिए हमें मल्टीपल जो है ये उन्हें टास्क देना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। फोर्थ है, इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमें डाइवर्सिटी मतलब जो विविधता है, जो सबकी लैंग्वेज, कस्टम्स या जो फूड हैबिट्स है, वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो अलग अलग डिफरेंट कास्ट के होते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग होती है, तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ वो भी रॉन्ग है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड वन राइट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा दिया है, फर्स्ट ऑप्शन सी है, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ टिक करके। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर हम प्रोसीड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स के हिसाब से, जो डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स को जो है करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है दिया है फर्स्ट, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट। कौन सा इफ़ेक्टिव नहीं है, कौन सी स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव नहीं है लर्नर्स के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये पॉजिटिव है, हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, ये बात सही है। सेकेंड है, फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स टू वर्क ऑन एक्टिविटीज़ एंड इनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर। तो ये ऑप्शन नंबर भी 2 राइट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बच्चों को कोलैबोरेट एक साथ एक ग्रुप में हमें उनको काम करने के लिए देना चाहिए, ताकि उनको उनकी जो एक्टिविटी या उनका जो इनकरेज है स्टूडेंट्स का, वो एक दूसरे के हेल्प हो सके। थर्ड ऑप्शन है, टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड चैलेंज फेस बाय दैम। बच्चों को जो है एक दूसरे से बात करने का अगर मौका मिलेगा फ्रेंड्स, तो एक दूसरे के बारे में जो है ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी भी राइट है फ्रेंड्स। फोर्थ ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, आस्किंग द लर्नर्स टू इनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल सो दैट द टीचर्स डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन टू दैम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि हमें बच्चों को ये बोलना चाहिए कि उन्हें ट्यूशन जाना चाहिए, स्कूल के अलावा उन्हें ट्यूशन पे भी जाना चाहिए। इससे बच्चे जो है उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो कम हो जाएगा, अगर हम बच्चों को उन्हें ट्यूशन जाने के लिए अगर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं होगी स्टूडेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ रॉन्ग, डी इज़ अ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बच्चों को कभी भी ट्यूशन की जाने के लिए नहीं देना चाहिए। हमें बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट भी लगा रहे और वो अच्छे से पढ़ाई भी करें और उन्हें ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। बट यहाँ पे लिखा है कि ट्यूशन हमें जाने के लिए उन्हें कहना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग बनता है।
सो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं है, तो वो हमें बतानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नाउ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश द लर्निंग। यानी अगर हम चिल्ड्रंस बच्चों की फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ की बात करें तो उसमें क्या यहाँ पे आंसर होगा, राइट। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, बच्चों के लर्निंग में उनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, ये दोनों रिलेटेड नहीं होते हैं। या हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन, या इनका कोई रोल नहीं होता है, या डज़ नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, और या फिर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, या प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। तो यहाँ पे तीनों ही ए बी सी निगेटिव आंसर हैं। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, या दोनों इनसिग्निफिकेंट रोल करते हैं, या ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ चिल्ड्रंस के जो है दोनों ही प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं उनके लर्निंग में, क्योंकि अगर बच्चों का फिजिकल जो बॉडी जो है बच्चों का अगर साथ देगा, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों की जो लर्निंग है वो उन पर इफ़ेक्ट होता है। और इमोशनली अगर उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो आइडियाज़ है, जो भी इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो भी अगर अच्छा होगा तभी बच्चे लर्निंग कर पाएंगे। तो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रादर दैन डैश वन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए क्या क्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द दिस। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे बताना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट में बताना है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है रैदर दैन वन, मतलब कि किसके कंपेयर ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट के जो है चीज़ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए और नेक्स्ट वन जो है वो निगेटिव आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 में फियरफुल लिखा है, जो कि पहला ही निगेटिव है। सेकंड में आपका कॉम्पिटेटिव, मतलब ये भी निगेटिव है। फोर्थ में भी आपका कॉम्पिटेटिव फर्स्ट दिया है। हमने यहाँ पे बात किया कि लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव होना चाहिए फ्रेंड्स। फियरफुल, कॉम्पिटेटिव, ये जो है निगेटिव वर्ड है। सो सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कोलैबोरेटिव, मतलब कि ग्रुप में बच्चों को काम करने के लिए अगर देंगे तो बच्चे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ज़्यादा मतलब अब पढ़ाई में इंटरेस्ट उनका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव जो है वो पॉजिटिव है वर्ड है एंड कॉम्पिटेटिव जो है वो निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने बात की आपको कि बच्चों के लिए जो लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, कोलैबोरेटिव एंड रादर दैन द कॉम्पिटेटिव वन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पूछा गया है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है इफ़ेक्टिव परफॉर्म करेगा मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। बच्चों की लर्निंग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनकरेज करेगी, जो उनके लिए इफ़ेक्टिव होगा मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी के लिए। सो विच वन इज़ अ राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी। हमें बच्चों को इस प्रकार से ऐसे टास्क देने चाहिए जो काफ़ी इजी हो बच्चों के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया फ्रेंड्स, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ कॉम्पिटिशन, या फिर हमें उनको कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सारे चांस देना चाहिए। या तो सी में पूछा है कि प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल। जब बच्चे नई चीज़ें सीख रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बच्चों को स्कैफोल्डिंग मतलब उनको सपोर्ट देना चाहिए, मतलब अगर बच्चों को कुछ डाउट है तो हम उनको सपोर्ट करें। या तो एम्फेसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रैदर दैन लर्निंग, या फिर हम बच्चों को ऊपर जोर डालें उनके काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी तीनों ही निगेटिव है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, हमें बच्चों को हेल्प करनी चाहिए ताकि कोई भी न्यू स्किल, जो भी नई चीज़ें सीख रहे हो तो बच्चों को हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, देखो आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम में पहले अच्छे से पढ़ना होगा, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे पूछा है नेगेटिव सेंटेंस पूछा है कि कौन सा बच्चों की थिंकिंग के लिए करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, वो पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर। बच्चों को कुछ भी थिंकिंग करे तो वो एक्टिवली करे, उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी थिंकिंग करें तो एक्टिव मैनर से करें एंड एक्सप्लोर भी करें, तो ये पॉजिटिव हमें दिख रहा है। सेकंड पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दिए हैं, चिल्ड्रंस आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे जो हैं वो पैदा ही एक साहस के साथ होते हैं ताकि उनके अराउंड में जो भी वर्ल्ड के अराउंड में जो भी चीज़ें हैं वो लर्न करते हैं, ये उनके अंदर पहले से क्यूरियोसिटी होती है। तो ये भी ऑप्शन जो है एक राइट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड दैम। बच्चे जो है अपनी खुद की थ्योरी जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, अलग अलग फिनोमिनन्स उनके जो भी अराउंड में होते हैं। या फिर चिल्ड्रंस कैन नॉट थिंक ऑफ द कंसेप्ट ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज़ टू बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी ये तीनों ही एक्टिवली, क्यूरियोसिटी एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज, ये तीनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं फ्रेंड्स, लर्निंग इज़ अ डैश एंड डैश प्रोसेस। जो लर्निंग होती है वो किस टाइप की प्रोसेस होती है वो हमें बतानी है कि कौन से 2 टाइप की प्रोसेस होती है। तो सिंपल लर्निंग में सिंपल तो कभी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा बट पैसिव नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, और डी ऑप्शन दिया सिंपल भी नहीं होगा और लीनियर, लर्निंग एकदम लीनियर नहीं होता है फ्रेंड्स। लर्निंग के टाइम पे हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, हम सीधे सीधे हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे मेहनत करनी होती है तब हम लर्न कर पाते हैं किसी चीज़ को। तो 2 प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव। एक्टिव इज़ अ पॉजिटिव वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स भी है। लर्निंग, आप कोई भी चीज़ पढ़ने जाओगे, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे फ्रेंड्स, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप उसको रेगुलर अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते जाओगे तब आपका वो सिंपल होगा, पहले ही सिंपल नहीं होता है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एंड आप एक्टिव रहोगे तभी आप किसी चीज़ को लर्न कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 7th का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम जाते हैं फ्रेंड्स, अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। जो शिक्षक होती है फ्रेंड्स, उनके क्लासरूम में जो सोशल, सामाजिक, कल्चरल जो संस्कृति है, जो रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक जो भाषाएं हैं, ये सारा अलग अलग देखने को मिलता है एक ही क्लासरूम में एक शिक्षक को, एक टीचर को। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, तो बच्चे अगर अलग अलग डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए लर्निंग में जो मीनिंगफुल हो। लर्निंग में टीचर क्या करे जो सारे सबके लिए मीनिंगफुल हो। तो अंडरस्टैंड, निगलेक्ट, डिसमिस, इग्नोर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं निगलेक्ट जो है निगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों को निगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, बच्चों को अनदेखा नहीं करेंगे, डिसमिस भी नहीं करेंगे। हम बच्चों को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन किस सोशल, कल्चरल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम अलग अलग उनके लैंग्वेज में अगर हम पढ़ाएं और उनको समझ में आए तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर कुछ भी आपको डाउट हो इस क्वेश्चंस को लेकर, सीडीपी की जो मैं 1 to 30 क्वेश्चंस को आज करा रही हूँ, उसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स यहाँ पर है, इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स अडॉप्ट देयर पेडागॉजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। यानी क्लासरूम में टीचर्स को पेडागॉजी या कोई असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो असेसमेंट है हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को
किस तरीके से कराना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक से, बिहेवियरिस्टिक से, टीचर सेंट्रिक से या प्रोग्रेसिव से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव वर्ड है, हमें बच्चों के क्लासरूम में जो है प्रोग्रेसिव मैनर से पैडागॉजी या कोई भी असेसमेंट जो है वो हमें बच्चों को हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, चिल्ड्रंस फेलियर्स इन स्कूल। सो चिल्ड्रंस फेलियर्स इन स्कूल, स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या फेल हो जाते हैं, क्या रीज़न है? ऑप्शन नंबर हम देखकर आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्रेंड्स, प्रूव्स दैट दिस चिल्ड्रंस हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट एंड हैज शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल। यानी जो बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूल में, उनको जेनेटिक मतलब उनको बचपन से ही या पैदा जब हुए तभी ये उनके अंदर पहले से बीमारी है कि वो पास नहीं हो पा रहे हैं या उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और उन्हें स्कूल में से निकाल देना चाहिए। तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स वो रॉन्ग है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे स्कूल से फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बर्थ से ही उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स या कुछ प्रॉब्लम्स है या उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नाउ ऑप्शन बी पर जाते हैं फ्रेंड्स, सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस टू लर्न। या तो हम उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये कहें कि आप उनकी सपोर्ट नहीं करो उनकी पढ़ाई में, तो ये भी स्टेटमेंट ऑप्शन जो है रॉन्ग है फ्रेंड। थर्ड जो है, सजेस्ट दैट चिल्ड्रंस फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। या तो हम बच्चों को ये सजेस्ट करें कि वो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं इसलिए उनकी लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं फ्रेंड्स, इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगर किसी क्लास में किसी स्कूल में बच्चे अगर फेल हो रहे हैं यानी कि स्कूल में जो है हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि उन बच्चों की जो नीड्स है या जो उन बच्चों का जो इंटरेस्ट है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण वो फेल हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ये नहीं होगा कि फर्स्ट ऑप्शन में जैसा आपको दिया है कि उनके अंदर बर्थ से ही कुछ डिफेक्ट या फिर उनके पेरेंट्स को हम ये कहें कि आप बच्चों के हेल्प ना करो उनके लर्निंग के टाइम पे, या फिर हम ये कहें कि आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो इसके लिए आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है फ्रेंड्स, ये तीनों ही निगेटिव हैं वर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्कूल में उन बच्चों पर शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से वह बच्चे फेल हो जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर हम जाएंगे फ्रेंड्स, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर्स चिल्ड्रंस। अगर ग्रुप्स में टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रंस, अगर ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, इससे चिल्ड्रंस का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर राइट कौन सा होगा वो देखते हैं। तो पहले ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स, गेट डिस्ट्रैक्ट एंड हैंस इट इज़ एन इनइफेक्टिव पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजी। हम उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे? नो, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। सेकेंड ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, डेवलप कॉम्पिटेटिव टेंडेंसी दैट हाइंडर्स लर्निंग। हाइंडर लर्निंग? नो, हाइंडर इज़ अ नेगेटिव वर्ड। बच्चे ग्रुप में काम करें तो उनके अंदर कॉम्पिटेटिव टेंडेंसी हम डेवलप नहीं करेंगे लर्निंग के टाइम पे, उनके अंदर बांधा है नहीं डालेंगे, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नाउ सी, are able to reflect on their own thought process and shift to a higher level of cognitive activity। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, सारे कॉग्निटिव एक्टिविटी हो गए, थॉट प्रोसेस, शिफ्ट, रिफ्लेक्ट, एबल टू, ये सारे ही पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उनका रिफ्लेक्ट होगा एंड वो धीरे धीरे कॉग्निटिव एक्टिविटी में लेवल में जो है शिफ्ट होते जाएंगे। डी ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैन डेवलप मिसकंसेप्शन विच
इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग। सो मिसकंसेप्शन भी नेगेटिव वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज़ अ रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इससे बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट होगी एंड वो बच्चे धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे फ्रेंड्स। इस वाले स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर 11 अगेन रिपीटेड है। सो हम क्वेश्चन नंबर 12 पर देखेंगे। स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस। स्कूल जो है डैश चिल्ड्रंस के लिए क्या है? इज़ अ प्राइमरी एजेंसी है या सेकेंडरी एजेंसी, या डज नॉट प्ले एनी रोल, या प्ले वेरी लिटिल रोल इन। सो स्कूल जो है बच्चों के लिए किस प्रकार का एजेंसी है वो हमें बताना है। तो प्राइमरी एजेंसी फ्रेंड्स उनकी फैमिली होती है, उनके घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनका सोशलाइजेशन होता है बच्चों का। सेकेंडरी एजेंसी जो होते हैं बच्चे पहले घर पर अपने फैमिली मेम्बर से जो भी चीज़ें हैं वो सीखते हैं, उसके बाद जब स्कूल जाने लगते हैं तो वो उनका सेकेंड सोशलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 पर जाएंगे फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग theorists propose that children's thinking is a qualitatively different from that of adults। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ अ क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट एडल्ट्स। चिल्ड्रन की जो थिंकिंग क्वालिटेटिव होती है वो एडल्ट की कंपेयर जो है वो डिफरेंट होती है। इस थ्योरी के बारे में किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? सो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स सी, जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं फ्रेंड्स उन्होंने जो चिल्ड्रंस डेवलप देयर इंटेलिजेंस थॉट अ सीरीज ऑफ, उन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रन की जो थिंकिंग है, जो इंटेलिजेंस है वो एक सीरीज़ में है, वो 4 अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सेंसरी, प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एंड लास्ट वन इज़ अ फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस में उन्होंने जो चिल्ड्रंस की जो स्टेजेस हैं इंटेलिजेंस लेवल की वो उन्होंने थ्योरीज में बताया गया है अपने थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। हमें बताना है कि डेवलपमेंट से लेके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। तो डेवलपमेंट अकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। तो जो डेवलपमेंट होती है हर एक स्टूडेंट में, हर एक इंडिविजुअल्स में जो डेवलपमेंट होती है वो एक नीट या ऑर्डर मैनर से होती है या जेनेटिक फैक्टर से होता है। या डेवलपमेंट इज़ अ सिंपल एंड अनडाइमेंशनल होता है, या देर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, या चिल्ड्रंस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंसेस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 14 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सी, देर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। हर बच्चे की जो डाइवर्सिटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उनका जो डेवलपमेंट भी होगा वो डिफरेंट होगा। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएगा कि लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से जो डेवलपमेंट है वो बच्चों का डिसाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो मतलब कि एज अ अकॉर्डिंग टू द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो मिडल चाइल्डहुड इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होता है फ्रेंड्स वो 7 ईयर्स टू 11 ईयर्स के बिटवीन में होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है डेवलपमेंट ऑफ अ लॉजिकल थॉट दैट इज़ अ कॉन्क्रीट इन नेचर। बच्चे जो हैं वो लॉजिकली थिंकिंग करने लगते हैं, जो 7 टू 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं। ये जो मिडल चाइल्डहुड है इसे ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 15 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ अ लॉजिकल थॉट दैट इज़ अ कॉन्क्रीट इन नेचर। सो मिडल चाइल्डहुड को ही फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो लॉजिकल जिसमें बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रही हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ें, अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है, कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ समझ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे से रिलेटेड फ्रेंड्स आप देखेंगे तो सीडीपी में सबसे ज़्यादा जीन पियाजे से और आपका जीन पियाजे हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यहाँ पे पूछा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल स्टेज वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या एबिलिटी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएट। जो कंजर्व या क्लासीफाई एंड सीरिएट नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, वो प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आएंगे। सेकेंड है, बिगिन टू इंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बॉलिक प्ले। सो ये फ्रेंड्स ये भी नहीं आएगा। फॉर्मल में आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोर्शनल थॉट। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है वो हाइपोथेटिक, मतलब कि मैथ्स में कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं बच्चे। फोर्थ दिया है, आर बाउंड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबल ऑफ थॉट्स। सो सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबल जो है वो फ्रेंड्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, जो बच्चे 7 to 11 ईयर्स के होते हैं। और जो बच्चे 11+ ईयर्स से और ज़्यादा होते हैं तो वो बच्चे आएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो हाइपोथेटिक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है फ्रेंड्स, इसमें बच्चे जो 11+ ईयर्स होते हैं, मतलब 12 एंड लास्ट इनटू द एडल्टहुड तक फॉर्मल स्टेज के स्टूडेंट्स आएंगे। इसमें बच्चा जो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, और जो इनका जो इट रिफर्स टू द जनरेटिंग प्रिडिक्शन हाइपोथेसिस, एंड ये प्रिडिक्शन आगे के बारे में सोचते हैं। एंड अप्रोचिंग प्रॉब्लम थ्रू ट्रायल एंड एरर, और इनको अगर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं तो ये बार बार ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर उसमें सुधार लाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के जो चिल्ड्रंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स। 17 पर आते हैं, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम इंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, सीडीपी में जो है पियाजे, जीन पियाजे से रिलेटेड, कोहलबर्ग्स थियोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी के अकॉर्डिंग कौन से स्टेज में जो कोहलबर्ग्स थियोरी, लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थियोरी है, इनमें से कौन सा स्टेज जो है आएगा जिसमें इंडिविजुअल बिलीव करते हैं एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम, अपने सोशल सिस्टम को मेंटेन करते हैं, एंड पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखते हैं, और समाज से और ह्यूमन से जो है उनका जो रिलेशन होता है वो अच्छा होता है और मेंटेन करके रखते हैं। तो किस स्टेज में आएगा? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, या पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन, या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही सोसाइटल ऑर्डर या सोशल सिस्टम दिया है। ऐसे कौन से स्टेज में चिल्ड्रंस आएंगे जिसमें सोशल सिस्टम एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी में भी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन लिखा है। सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर, बहुत सारे ऐसे आंसर जो है वो आपको क्वेश्चन में से ही आपको, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप आंसर भी इस तरीके से सही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड पीरियड के टाइम पे जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है? सो ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पे फ्रेंड्स, ओनली अगर ऑप्शंस में दिए हो और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया हो तो ओनली वाला पहले ही रॉन्ग हो जाता है। ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, नो। डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, ये भी निगेटिव वर्ड है। स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, स्लो ये भी निगेटिव वर्ड है।
multi-layer and complex. So this one, option number D is a right answer because this is the positive. multi-layered and complex development जो होता है वो multi-layer में होता है. ऑप्शन नंबर 18 जो होगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है फ्रेंड्स बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस. डेवलपमेंट में मतलब सारे टाइप्स के चेंजेस होने लगते हैं, साइकोलॉजिकल भी, इमोशनल एंड बायोलॉजिकल भी, इसलिए मल्टी लेयर कॉम्प्लेक्स इसे कहा गया है. एंड रेस्ट ऑफ ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट क्योंकि चाइल्डहुड इज़ अ क्वालिटेटिव ऑल्सो. चाइल्डहुड जो है वो क्वान्टिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी अगर यहाँ पे रहता तब यहाँ पे ऑप्शन राइट होता. क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही होता है डेवलपमेंट. और मल्टी लेयर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें आपका बायोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, ये तीनों ही टाइप्स के चेंजेस आएंगे, इसलिए मल्टी लेयर्ड होगा. इट इज़ ऑर्डरली एंड जॉइंट. इट मे बी अ फास्ट और स्लो. ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है. यहाँ पे सिर्फ स्लो लिखा है एंड कैन नॉट बी बेस्ड लिखा है, इसलिए ये सारे ABC ऑप्शन नहीं बनते हैं फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर D इसलिए राइट हो जाएगा, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स. सो ऑप्शन नंबर 18 का राइट होगा आंसर D. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं फ्रेंड्स. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज. व्हाट इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? सो फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता क्या है, ये एक मोस्ट इमीडिएट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है लर्नर्स के लिए. इंक्लूड्स वाइडर रेंज ऑफ इमोशनल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस. दे आर द स्किल्स दैट इंडिविजुअल्स कैन परफॉर्म विद असिस्टेंस बट कैन नॉट गेट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख ऑप्शन के ज़रिए हम अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया है, प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स who begins with different understanding arrive at a shared understanding. Yet the process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society. Yet the area between a child current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled peers. The range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हम समझते हैं ऑप्शन के ज़रिए. एरिया बिटवीन चाइल्ड करेंट्स लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स. मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बच्चा कुछ सीख रहा है और बच्चे को कहीं पे कुछ डाउट है और उनसे बड़े जो भी एडल्ट होंगे, उस चिल्ड्रन से बड़ा जो एडल्ट होगा, टीचर्स होंगे या उनके ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको हिंट दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, तो उनकी हेल्प से वो उस परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. यानी कोई बच्चा सीख रहा है और बच्चे को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वो अपने से बड़े से लोगों से हेल्प लेकर उस काम को कंटिन्यू आगे अपने स्किल्स को अचीव कर रहा है, वो समझ पा रहा है बेहतर. तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर हम 20 पर जाते हैं फ्रेंड्स. In a progressive classroom, assessment of learners during the process of teaching learning. अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें तो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग के टाइम पे यहाँ पर ऑप्शन क्या आंसर राइट होगा. सबसे पहले तो ये समझ के लेते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज़ अ वेरी इसेंशियल. द टीचर शुड know the level of learning taking place in the classroom and develop strategies according to the result of the assessment. हर एक टीचर को पता होता है कि हमारे क्लासरूम में जो लर्नर्स है वो उनका जो लेवल है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो असेसमेंट बच्चों को दे. सो प्रोग्रेसिव क्लासरूम तब जाके क्लासरूम जो है वो प्रोग्रेसिव हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दिया है, हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स. क्या क्लासरूम में जो टीचर्स होते हैं असेसमेंट इसलिए देते हैं ताकि वो बच्चों के कौन से बच्चे हाई या लो या नॉन अचीवर्स हैं वो पता करने के लिए, और पता करने के बाद उनके पेरेंट्स को फीडबैक दें उन बच्चों के लिए, वो बच्चे उन बच्चों का फीडबैक दें पेरेंट्स को. सो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स. नेक्स्ट ऑप्शन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागॉजी. दिस ऑप्शन इज़ राइट बिकॉज ये पॉजिटिव है, बिकॉज अगर शिक्षक बच्चों को
असेसमेंट दे रहा हो, कुछ वर्क प्रोजेक्ट दे रहा हो, तो ये इसके ज़रिए जो है बच्चे के बारे में समझ पाता है टीचर्स अच्छे से, और कहीं पे क्या गलतियां हैं वह टीचर उस बच्चों को हेल्प दे सकता है। मतलब कहीं पे क्या प्रॉब्लम्स है वो समझ में आए और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें गलती हैं, आपको इस चीज़ में सुधार लाना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग टीचर को हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। तो असेसमेंट जो है बच्चों के लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है फ्रेंड्स, आप खुद सोचिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों के लर्निंग में ये बाधाएं लाती हैं असेसमेंट, सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। सो वनली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये पॉजिटिव है सेंटेंस, क्योंकि बच्चों को अगर हम असेसमेंट दे रहे हैं तो बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाना और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is a correctly matched pair of type of intelligence and end state performance possibilities as per Howard Gardner theory of multiple intelligence। सो यहाँ पे हावर्ड गार्डनर से भी रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग थ्योरी हो गए और हावर्ड गार्डनर हो गए और लिव वाइगॉस्की भी हो गए। ये चार ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनसे रिलेटेड हर बार हर साल हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आप इन चारों थ्योरी के बारे में, इन चारों साइंटिस्ट की थ्योरी अच्छे से एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाना फ्रेंड्स। सो हावर्ड गार्डनर थ्योरी से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे मैचिंग जो है वो राइट है। लिंग्विस्टिक अगर बात करें तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लिंग्विस्टिक का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए के सामने लिखा है स्कल्पचर, सो ए लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, बट स्कल्पचर नहीं होगा। जो आर्ट करते, जो मूर्तियाँ बनाते हैं स्कल्पचर में, वो चीज़ें आ जाएंगी, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। सेकेंड है बॉडी काइनेस्थेटिक, तो एथलेट जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि एथलेट जो है वो बॉडी काइनेस्थेटिक, बॉडी से रिलेटेड है। स्पेशल जो है वो थेरेपिस्ट से नहीं होगा। स्पेशल मतलब जो ड्राइविंग वगैरह करें, जो गाड़ी चलाएं, वो उनके अंदर वो स्पेशल एबिलिटी होती है। इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन नहीं होता है, इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल, ये दोनों ही अलग चीज़ होती है। इंट्रापर्सनल मतलब कि खुद के बारे में वनली जानना, खुद के बारे में चीज़ें जानकारी लेना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा फ्रेंड 21 का, बॉडीली काइनेस्थेटिक का हो जाएगा आंसर नंबर एथलीट। बॉडी काइनेस्थेटिक में जो है फ्रेंड्स, इसमें बॉडी इंफॉर्मेशन, such type of learners learn through a lot of hand movement, leg movement, they have a lot of energy and the end state performance ability can be athlete और sport person। जो एथलीट या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके हैंड या लेग, उनके बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, जिसके कारण वो एथलीट या स्पोर्ट्स मैन बन पाते हैं। Okay friends, understand this question number 21 का option number B. Now the question number 22 according to the Lev Vygotsky, children's cognitive development occurs in stages। बच्चों का जो cognitive development है occurs in stages, या maturation of schemes leads to cognitive development in children, या language play an important role in cognitive development of children, या children learn language through a language acquisition devices। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स C1, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। लेव वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हावर्ड गार्डनर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वही
अगर हम ये कोहलबर्ग के की थ्योरी की बात करें तो वो मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड लेव वाइगॉस की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो चारों की थ्योरी अलग अलग है, सब अलग अलग डेवलपमेंट पर जो है इंटेलिजेंस पर जो है उन्होंने रिसर्च किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज़ वन इन विच। अगर क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब क्या होगा ऑप्शन सही। द टीचर यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर। टीचर को जो है रिवॉर्ड्स मतलब उनको गिफ्ट दें या उनको पनिशमेंट दें डायरेक्टली उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है द टीचर्स इज़ फ्लैक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस। ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि टीचर्स जो है वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड। द टीचर यूजेज द टेक्स्ट बुक एज अ ओनली सोर्सेज ऑफ नॉलेज। टीचर को जो है सिखाने के टाइम पे सिर्फ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन है टीचर्स सेग्रीगेट द चिल्ड्रंस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। या शिक्षक को, एक टीचर को अपने बच्चों को अलग अलग उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग किया जाना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा कि टीचर को फ्लैक्सिबल होना चाहिए और बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी जो नीड्स है वो पूरी उनको करनी चाहिए ज़रूर। सो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू विच थियोरीज कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। सो यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा सी। लेव वाइगॉस की जो है वो कल्चरल टूल्स की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है लेव वाइगॉस के अकॉर्डिंग जो कल्चरल टूल्स है वो इम्पॉर्टेंट प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के। कल्चरल टूल्स रिफर्स टू द बोथ साइकोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निकल टूल्स। कल्चरल टूल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटी फॉर ऑल सेक्सेस इज। सो क्लासरूम में ऐसी कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी जिससे कम हो सके जेंडर की जो स्टीरियोटाइप है या ब्रॉडिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटी है सारे जो मेल या फीमेल दोनों के लिए। तो फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, नो। हमें बच्चों को क्लासरूम में जो मेल को एक ग्रुप में या फीमेल को एक ग्रुप में, बॉयज़ को एक ग्रुप और गर्ल्स का एक ग्रुप होना चाहिए, हमें इस तरीके से फॉर्म करना चाहिए। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। सो 25 जो है ऑप्शन जो है राइट हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें ग्रुप अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिक्सअप अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे एक दूसरे की हेल्प होगी और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से। बॉयज़ गर्ल्स को भी समझ पाएंगे, गर्ल्स बॉयज़ को भी समझ पाएंगे और डिस्कशन भी प्रमोट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे के सी एंड डी भी ऑप्शन दिए हैं तो मैं उसको भी रीड कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी क्या दिया है, इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो डिफरेंस है वो हमें इग्नोर करना चाहिए। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है सी फ्रेंड्स। डी जो है रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेड इन अ सोसाइटी, नो। सो दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं फ्रेंड्स। आज हम टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं एसडीपी के। अगर आपको 30 में से 30 मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, अच्छे से बेहतर सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड डैश बाय द टीचर्स। अगर क्लासरूम में अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं तो टीचर को प्रॉब्लम या सिस्टमैटिक इशू असिस्ट एंड रिसोर्सेज या हैंड रेस होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है क्लासरूम में, अंडरस्टूड एज एन एसेट
and resources. Teachers should help to develop understanding of different cultures by appreciating the festival and tradition of students coming from different cultures. यानी कि बच्चे क्लासरूम में अगर अलग अलग मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब सबकी भाषाएं अगर अलग हैं तो टीचर्स को क्या किस तरीके से समझ के लेना चाहिए. टीचर को हर बच्चे की जो भाषा है उसको जो भाषाएं हैं जो कल्चर है बच्चों का जो हर फेस्टिवल है उसको भी उसके बारे में सभी को समझाना चाहिए कि ये फेस्टिवल इस तरीके से इनके यहाँ मनाया जाता है और इनके यहाँ जो ये फेस्टिवल है इस तरीके से मनाया जाता है. तो इसके मतलब कि टीचर्स को बाकी के सारे बच्चों को हर एक कल्चर के बारे में हर एक लैंग्वेज को जो है रिस्पेक्ट देना होगा सारे स्टूडेंट के सामने ताकि बच्चे भी उस चीज़ों को समझ सके और वो भी हर एक मल्टीलिंगुअलिज्म को समझ पाएँ. तो एज एन असेट एंड रिसोर्स ऑप्शन नंबर राइट होगा सी. क्वेश्चन नंबर 27 होगा फ्रेंड्स, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस कैन बी एड्रेस्ड बाय. जो नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको हमें क्या, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ने में अच्छे होते हैं तो हमको उनको किस तरीके से क्लासरूम में किस हिसाब से उनको दिखना चाहिए. तो प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स या एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट या उनकी मेमोरी के हिसाब से उनको टेस्ट लेना चाहिए या गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम या उनको इस तरीके से टास्क दे ताकि वो उन्हें बोर हो या गिविंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 27 का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होंगे मे बी फिनिश द टास्क फास्टर देन अदर चिल्ड्रंस. जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में उनको कुछ भी टीचर्स अगर टास्क देते हैं तो वो जल्दी से कर लेते हैं. इन द केस तो हमें टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट के साथ उनको प्रोवाइड करना चाहिए चैलेंजिंग टास्क. उनको ऐसे टास्क दे जो उनके लिए चैलेंजिंग हो एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ टू कीप दैम बिजी और उनको बिजी थोड़ा रखें. इस प्रकार से उनको चैलेंजिंग टास्क दिया जाए उनको बिजी रखा जाए ताकि वो उस चीज़ में बिजी रहे. तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, चिल्ड्रेन हु डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई. सो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया मतलब जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होता है जो आँखों से प्रॉपरली आँखों से देख नहीं पाते हैं तो उनको कौन से प्रॉब्लम हो सकती हैं ऐसे बच्चों को. तो एनालाइज देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स या फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या थ्रू फिजिकल हेल्थ चेकअप. तो 28 का ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा कि जो बच्चे अच्छे से देख नहीं पाते हैं जिन्हें डिसलेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर होता है दैट इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, उन्हें रीडिंग एंड राइटिंग में दोनों में प्रॉब्लम होगा. जो बच्चे रीड नहीं कर पाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे प्रॉपरली. इट इज़ ड्यू टू अ प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई स्पीच साउंड और इन लर्निंग हाउ टू रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड. मतलब ऐसे बच्चे जो पढ़ने में उनको दिक्कत हो या लिखने में दिक्कत हो तो हमें ऐसे बच्चे लोगों को जो है उन्हें स्पीच या हम उनको बोल कर उनको लर्न करा पाएँ ताकि उनके जो लेटर्स या वर्ड जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. सो ऑप्शन नंबर 28 का आंसर ए है. 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि उनके रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को एनालाइज करें ऐसे चिल्ड्रेंस को. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटीरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड. यानी कि जिन्हें प्रॉपरली दिखाई न देता हो, पार्शियली साइटेड मतलब थोड़ा ब्लर दिखाई दे, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या सूटेबल मटेरियल्स लर्निंग के लिए सही नहीं है. टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स या स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, लार्ज प्रिंट बुक्स, ऑब्वियसली जिनको प्रॉब्लम होगा देखने में तो उनको लार्ज प्रिंट बुक्स अवेलेबल उनको कराना चाहिए या 3 डायमेंशनल जो मैप्स होता है या चार्ट्स होता है वो अवेलेबल हो ताकि उनकी लर्निंग जो है वो ईजिली कर पाए अच्छे से. या टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स या बुलेटिन बोर्ड्स वाले जो बुक्स हैं वो उनको हम प्रोवाइड करें. तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट होगा बट ऑप्शन नंबर
बी जो है स्मॉल प्रिंट, अगर हम उनको वर्कशीट देते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ें अगर लिखावट वर्ड्स लेटर लिखा रहेगा तो वो और भी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे नॉट सुटेबल पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट देंगे तो फिर जो पार्शियली साइटेड बच्चा है वो और भी अच्छे से नहीं देख पाएगा। हमें इसलिए उनको बुलेटिन वाले बोर्ड्स बुक्स प्रोवाइड करना चाहिए, लार्ज प्रिंटेड वाले बुक्स और 3 डायमेंशन वाली मैप्स जो है उनको या चार्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट इज 30। द अंडरलाइन द बिलीव बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब यहाँ पे हर प्रकार के बच्चे, जिसमें अलग अलग धर्म जाति, जिनकी कॉस्ट्यूम्स, जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, तो बिलीव क्या अंडरलाइन होना चाहिए यहाँ पे ये पूछा है। प्रोविजिंग द स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रंस विद डिफरेंट हैंडीकैप्स, या फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, या फिर ऑप्शन सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड provisioning of vocational training accordingly, या फिर डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रंस बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रंस विद डिफरेंट हैंडीकैप्स। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि डिफरेंट हैंडीकैप्स यहाँ पे लिखा है। सेग्रीगेट भी निगेटिव वर्ड है और यहाँ पे लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रंस ये भी निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्योंकि द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। अगर हम एक रेगुलर स्कूल की बात करते हैं तो हर एक बच्चे को इक्वल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है अलग अलग प्रकार के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, सो आई होप आपको 30 क्वेश्चन का बी ऑप्शन नंबर जो है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा फ्रेंड्स। सो आज हमने टोटल CDP की जो 2021 जनवरी में पेपर 2 क्लास 6 to 8 का सॉल्व्ड पेपर मैंने आपको CDP के 1 to 30 टोटल करा दिए हैं फ्रेंड्स। आपको ये सारे क्वेश्चंस आई होप समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो अप टू द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी मैं न्यूज़ वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।